यस, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम हिस्सा। सीक्वेंस से ही पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको डायग्राम तो ईसोफेगस से शो किया है, लेकिन हमारी ज़रूरत इस डायग्राम में सिर्फ दो पार्ट की है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले तो जान लीजिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कहने को स्मॉल है लेकिन वो है नहीं स्मॉल, ये तकरीबन 6 से 7 मीटर की होती है। और जो लार्ज है वो खाली कहने को लार्ज है, वो बड़ी होती नहीं, 1 से लेकर 1.5 मीटर तक। अब 10-20 सेंटीमीटर कम ज़्यादा हो जाए तो झगड़ा मत करो भाई। तो आप कहोगे सर स्मॉल को लार्ज है तो स्मॉल क्यों और लार्ज स्मॉल है तो लार्ज क्यों? एक्चुअली इनमें जो डिफरेंस है वो ल्यूमेन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन छोटा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन बड़ा होता है। बस हमने लॉन्ग नहीं कहा, लॉन्ग कहा होता तब कंफ्यूज होते हैं। लार्ज का मतलब इसका एरिया ज़्यादा है। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो उसके 3 पार्ट हैं। जो सबसे छोटा पार्ट है उसे ड्यूडेनम कहते हैं। उससे बाद काफ़ी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम जेजुनम कहते हैं, और फिर लास्ट में इलियम है। इन तीनों पार्ट में इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये तो कुछ ही सेंटीमीटर का होता है, ये 2-2.5-3 मीटर का होता है, ये 3-3.5 मीटर का होता है। फिर पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें तो हमारे पास सर बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं। जब आप अभी आगे पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, एंड दैट इज विलाई। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की बात की जाती है विलाई को लेकर, क्योंकि जैसे आपने स्टमक में बात की, कहा कि सर वहाँ रूगी पाया जाता है, वैसे यहाँ पर हम विलाई की बात करते हैं। इवन विलाई की ही बात नहीं करते, बल्कि 2 विलाई के बीच में जो गड्ढा पाया जाता है उसकी बात भी करते हैं। उन्हें हम क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहने कहते हैं। लाइबर कोहने एक्चुअली यही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। दीज आर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। दिस तो विलाई का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इवन विलाई ही नहीं, अगर आप इनकी इपिथेलियल सेल को भी चेक करना शुरू करोगे, जो इनकी इपिथेलियल सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, एंड दे हैव एन माइक्रोविलाई। अगर हम एक इपिथेलियल सेल दिखाएं, इट इज लाइक दिस। दिस तो ये जो यहाँ पर माइक्रोविलाई पाई जा रही हैं, दिस वन, इसे हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। दोनों का पर्पस एक ही है कि सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। जो आप 7-8 मीटर के स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हो, इंटरनल सरफेस एरिया इनका 300 मीटर स्क्वायर होता है, 300 मीटर स्क्वायर। तो वो इसी के एडवांटेज की वजह से है विलाई और माइक्रोविलाई को लेकर। दस ध्यान रखिएगा इस जगह पे, माइक्रोविलाई जो है आप फिलहाल 2 जगह पढ़ते हैं जहाँ पर माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, उन्हें हम ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम कहते हैं। दीज आर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। यस, दीज आर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। तो ये यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, तो दैट इज मेड अप ऑफ कॉलुमनर इपिथेलियम। यही बात आप जब पीसीटी में पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रेटिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में, तो वहाँ पर क्यूबॉइडल इपिथेलियम है। दोनों ही जगह पर पर्पस सिर्फ एक है, सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। यहाँ पर इसलिए बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा डाइजेशन और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, और पीसीटी में इसलिए बढ़ाया जाए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इनकी बात पूरी होगी। जैसे वहाँ रूगी की बात की, वैसे ये। अब जब आप इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कैसे आपके पास वो डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। यस, अब जरा लास्ट वाले हिस्से की तरफ आइए। जो इलियम वाला हिस्सा जब कोलन से लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है तो एक यहाँ पर वॉल्व पाया जाता है, उसे हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। उसे हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। इसका भी यही काम होता है, क्योंकि यहाँ तक तो आप फूड कहते हो, इस जगह तक डाइजेस्टेड, लेकिन इसके बाद जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में आप इंटर करोगे तो फूड शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ से हम स्टूल कहने लगते हैं। दिस
ये स्टूल है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे सीकम कहते हैं, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी हैं। फिर कोलन का पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, तकरीबन 80 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक का है। और लास्ट वाला हिस्सा जो है वो रेक्टम कहलाता है। तो ये आपके पास सीकम। कोलन को देखें तो वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सर हमारे शरीर में रख के देखेगा, एक ऊपर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो उसे असेंडिंग, फिर ऐसे चल रहा है तो ट्रांसवर्स, फिर नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, फिर पेल्विस वाले हिस्से में थोड़ा नीचे की तरफ जहाँ हम लोग बेल्ट बांधते हैं उस हिस्से में गया तो सिग्मॉइड कोलन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, लेकिन आप चाहें तो उसे पेल्विक कोलन भी कह सकते हैं, वो पेल्विक रीजन है। इसलिए सर इस सीकम वाले हिस्से को देखें, हमारे में सीकम ज़्यादा विकसित नहीं है, लेकिन बहुत सारे शाकाहारी जानवर ऐसे होते हैं जिनमें ये सीकम डेवलप्ड होता है एंड कंटेनिंग द सेलुलेज प्रोड्यूसिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि हम लोग कभी सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, तो एक तरह से सीकम हमारे यहाँ वेस्टिजियल है। इसी सीकम के साथ जुड़ी हुई एक आपके पास वर्मीफॉर अपेंडिक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर अपेंडिक्स, और ये लिम्फॉइड नेचर का होता है दिस। अब चूंकि आपके पास सीकम में खाना रुकता ही नहीं है, इसलिए वर्मीफॉर अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है, इससे वेस्टिजियल तो ई भी है। तो सीकम और अपेंडिक्स दोनों वेस्टिजियल हैं, लेकिन अगर कभी प्रेफर करना हो तो अपेंडिक्स को प्रेफर करिएगा, सीकम को प्रेफर नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि सीकम का फिर भी एक फंक्शन है, इट प्रोवाइड पैसेज फ्रॉम इलियम टू द कोलन, इसलिए इसमें हेजिटेट मत करेगा। यही बात मैंने दांत पढ़ाते वक्त आपसे कही थी कि विजडम टीथ और कैनाइन दोनों वेस्टिजियल हैं, लेकिन प्रेफर आप करेंगे विजडम टीथ को वेस्टिजियल वो ना दिया हो तो कैनाइन करिएगा। फिर यहाँ से कभी कभी आपने महसूस किया होगा अपेंडिक्स में पेन होता है तो अपेंडिसाइटिस कहलाती है, तो नॉर्मली लोग सर्जरी करके उसे निकाल देते हैं। जो कोलन वाला हिस्सा है, इस कोलन में एक खास बात है, भाई कोई डाइजेस्टिव एंजाइम तो है नहीं, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, कोई डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं जो बड़े इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। कभी आपने ध्यान ज़रूर दिया होगा कि जब भी हम कभी कोलन बनाते हैं तो सर ऐसे पाउच लाइक बनाते हैं। नहीं ध्यान दिया हो तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारी आदत में है। सर इसकी वॉल ऐसी ही होती है, वो पाउच लाइक ही होती है। जो पाउच लाइक है उसी को हम लोग हॉस्ट्रा कहते हैं। दिस हॉस्ट्रा गिव्स द पाउच लाइक अपीयरेंस, पाउच लाइक अपीयरेंस दिस। फिर उसमें एक और चीज़ होती है जो हम लोग दिखाते नहीं हैं सामान्यतः, लेकिन इस कोलन की वॉल में देखें तो 3 ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं, एंड दिस इज द टीनिया। यही टीनिया कहलाता है, जानवर मत समझिए, ये संख्या इनकी फिक्स है, सिर्फ 3 फोल्ड्स हैं लॉन्गिट्यूडनल। पर्पज़ एक है सरफेस एरिया बढ़ाना, थोड़ा पानी का एब्जॉर्प्शन ज़रूर होता है, इसको लोग सेकंड किडनी के नाम से जानते हैं, लेकिन सर उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं होता जितना लोग प्रचलित कर रखे हैं। पानी एब्जॉर्ब होता ज़रूर है। फिर लास्ट पार्ट आता है रेक्टम। रेक्टम वो जगह है जहाँ पे स्टूल इकट्ठा होता है, क्योंकि स्टूल तो मैंने सीकम में ही कह दिया था, मैंने यहीं से कहना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ कहीं रुकता नहीं है, लेकिन रेक्टम में आकर के स्टूल रुकता है। और क्योंकि वहाँ पेरिस्टाल्सिस सबसे धीमी गति से होती है, सबसे तेज़ गति से पेरिस्टाल्सिस ईसोफेगस में होती है, सबसे धीमी गति से पेरिस्टाल्सिस रेक्टम में होती है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ोरदार तरीके से जो पेरिस्टाल्सिस होती है वो स्टमक होती है, हेल्प इन द चर्निंग ऑफ द फूड। फिर यहाँ पर एनस है, एनल स्फिंक्टर हैं, जिनके रास्ते हमारा स्टूल हमारी प्रैक्टिस के आधार पे शरीर से बाहर निकल जाता है। उसी प्रक्रिया को हम डेफिकेशन कहते हैं। नॉर्मली स्टूल का जो टेक्सचर होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए। एनल कैनाल यानी एनस के ऊपर कोई ख़ास प्रेशर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड है स्टूल तो एनस की जो वॉल होती हैं, रेक्टम की जो वॉल है, उसके अंदर रेक्टल ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वो फट जाती हैं एंड दैट विल कॉज द डिजीज़, एंड उसे हम लोग नाम देते हैं हीमोरॉइड्स।
हेमोरॉइड्स, इसी को हिंदी में पाइल्स कह देते हैं, पाइल्स बोले तो बवासीर। तो वो सामान्यतः उन्हीं लोगों को होता है जो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं, जिनमें जो डेफिकेशन की प्रक्रिया है रूटीन में नहीं होती है, स्टूल हार्ड है। तो मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हेमोरॉइड्स इज़ ए पाइल्स that shows the inflammation of hemorrhoidal blood vessels या rectal blood vessels। फिर लास्ट ओपनिंग इसकी जो कहलाती है वो एनस, यानी एंटीरियर ओपनिंग आपकी माउथ कहला रही थी और पोस्टीरियर एंड जो था वो एनस कहलाता है। तो ये तो एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हुआ। तो अब हम समझ पाए कि सर हमारा खाना कहाँ कहाँ से गुजरेगा और किन किन हिस्सों में कितनी देर तक रुकेगा, ताकि वहाँ हम डाइजेशन की प्रक्रिया को पढ़ पाएंगे। अब हम चैप्टर में जा सकते हैं, मतलब वो ऑर्गन हमने कुछ कुछ पढ़ लिया जहाँ से डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, इवन डाइजेशन ही नहीं एब्जॉर्प्शन भी होगा।